वेलकम टू लर्निंग मित्रम। आज हम क्लास 9th की इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी के बुक का एक्सरसाइज 2 संसाधन के रूप में लोगों के एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब इसे शुरू करते हैं। संसाधन के रूप में जो लोग, इसका अर्थ क्या कहा जा रहा है? इसका संबंध होता है मानवीय जनसंख्या, अर्थव्यवस्था से और इसकी परिसंपत्ति से। जब हम इसकी व्याख्या करते हैं तो शिक्षा, प्रशिक्षण, चिकित्सा और सेवाओं में जब पूंजी निवेश की जाती है तो वही क्या कहलाती है? जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है और यही मानव पूंजी कहलाती है। कहने का अर्थ यह है कि मानव पूंजी के अंतर्गत क्या आ जाता है। तो मानव एक संसाधन के रूप में कैसे है, तो इसके अंतर्गत हम कौन सी चीजें देखते हैं? हम शिक्षा व्यवस्था को देखते हैं, हम प्रशिक्षण के तरीके देखते हैं और चिकित्सा सेवाओं में कितना निवेश किया गया, कि मानव की स्थिति आज कैसी है। इन सभी चीजों को हम मानवीय पूंजी के अंतर्गत रखते हैं। तो चलिए अब इसे समझते हैं कि संसाधन के रूप में जो लोग होते हैं वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश में कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका। मतलब पूरे विश्व में जो मानव लोग रहते हैं उनकी क्या क्रियाकलाप है, ये किस तरीके से रहते हैं, क्या शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनकी स्थिति कैसी है। मतलब मानव के बारे में समस्त जानकारी जिसको हम मतलब एक क्या करते हैं, संग्रह करने के अंतर्गत रखते, तो उसे हम क्या कहते हैं? मानवीय पूंजी कहते हैं। यह उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना, जिसे हम सकल राष्ट्रीय उत्पादन के नाम से जानते हैं। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? मानवीय पूंजी कहलाती है, जिसमें हम शिक्षा को देखेंगे, प्रशिक्षण को देखेंगे, व्यक्ति की स्वास्थ्य की स्थिति को देखेंगे। यही क्रियाएं मानव पूंजी के अंतर्गत आती है, जो भौतिक पूंजी निर्माण की भांति क्या करती है? देश के उत्पादक शक्ति में वृद्धि करती है। कहने का अर्थ क्या है कि मान लीजिए कोई भी मानव है, तो उसके विकास से संबंधित जो प्रक्रिया होती है कि एक मानव जो है वो कैसे शिक्षा ग्रहण करता है, या फिर वो शिक्षित है या नहीं, या उसकी स्थिति क्या है, सिचुएशन क्या है, वो गरीब है या अमीर है, उसने अब तक कितना विकास किया, उसके स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है। मतलब संपूर्ण मानव का विकास क्या है? मानव पूंजी निर्माण में वृद्धि करता है और हम इसे ही मानव पूंजी के निर्माण से जानते हैं। मानव पूंजी में निवेश जो है वो शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा होता है। भौतिक पूंजी की भांति प्रतिफल प्रदान करता है। अधिक शिक्षित या बेहतर प्रशिक्षित लोग जो है उच्च उत्पादकता के कारण होने वाली अधिक आय और साथ में अधिक स्वस्थ लोगों को उच्च उत्पादकता के रूप में इसे प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। कि कोई भी अगर मानव है तो उसका अगर स्वास्थ्य अच्छा रहता है, वो अच्छे से पढ़े लिखे होते हैं और उनकी स्थिति अच्छी होती है, तो ये देश के विकास में भी भागीदारी निभाते हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? मानवीय पूंजी कहते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल दे रहा है मानवीय पूंजी के बारे में और मानवीय संसाधन के बारे में, कि भारत में पहले हरित क्रांति नहीं थी, तो लोग कैसे खेती करते थे? बिना हरित क्रांति के ज्ञान के द्वारा। हरित क्रांति का संबंध है गेहूं की उन्नत किस्म और धान की उन्नत किस्म से। जैसे कि हरित क्रांति जिस समय भारत में आई, तो उससे पहले जो है लोग जो भी खेती वगैरह करते थे उसमें उन्हें कुछ अच्छे मतलब प्रौद्योगिकी ज्ञान से वे परिचित नहीं थे। किसान वो आम ही तरीके से खेती करते थे जिसमें उन्हें कोई फायदा नहीं होता। लेकिन हरित क्रांति के आ जाने के बाद किसानों को यह मालूम हो सका कि हमें जो है उन्नत बीज का प्रयोग करके हम खेती कर सकते हैं, और जो है मतलब भूमि है तो उसकी मिट्टी की जांच करके हम क्या कर सकते हैं? उसमें खेती को और अच्छी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। तो हरित क्रांति के ज्ञान के द्वारा जो है भारत में कृषि व्यवस्था में काफी ज्यादा विकास हुआ। पंजाब और राजस्थान जैसे और अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे गेहूं और जो चावल है उसकी किस्म जो है उसकी अच्छी पैदावार हुई, और यह जो है विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिसके कारण जो है मानव पूंजी के महत्व को हम इस प्रकार से क्या कर सकते हैं? परिभाषित कर सकते हैं। यहाँ पे दो बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं आपस में कि मानव संसाधन क्या है? क्या यह भूमि अथवा श्रम के समान है? नहीं, इससे भी अधिक है या उससे अधिक है? तो इससे अधिक है। यही होगा कि मानव संसाधन क्या है? तो भूमि और श्रम के समान नहीं है, उससे अधिक है। मानवीय पूंजी क्या? यह रुपया, पैसा व डॉलर के समान है? नहीं, यह उससे भी अधिक है, क्योंकि मानव का महत्व जो है वो काफी ज्यादा अधिक होता है। वो रुपए, पूंजी, श्रम आदि से भी क्या होता है? ऊपर होता है। चलिए हम समझते हैं कि मानव पूंजी समाज में क्या क्या हो सकता है। जो पढ़े लिखे लोग हैं जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षक या फिर टेलर या फिर कोबलर, मतलब जितने भी ये लोग हैं ये सब क्या करते हैं? हमारी सहायता करते हैं, ये हमारे सहायक कहलाते हैं। और यही मानवीय पूंजी को भी दर्शाते हैं कि किस तरीके से जो है विकास के क्षेत्र में मनुष्य अपना योगदान देता है। जैसे कि शिक्षक हमें पढ़ाने में योगदान देते हैं, तो डॉक्टर हमारे स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं। फिर इंजीनियर जो है वो घरों को बनाने में अपना योगदान देते हैं, और टेलर जो है वो कपड़े सिलने में। मतलब ये सारे जो है ये सहायक वर्ग हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? मानव पूंजी के नाम से जानते हैं। और जितनी भी विशाल जनसंख्या है, मान लीजिए पूरे विश्व की जितनी बड़ी विशाल जनसंख्या है, मानव पूंजी में निवेश के द्वारा इसकी एक उत्पादक परिसंपत्ति में यह बदल दिया जाता है। उसके अनुसार हम पूरे विश्व का डाटा देखते हैं, उसको देश में बांट कर जो है सभी देशों का आंकड़ा निकालते हैं, जिसके आधार पर हम कहते हैं कि आज अमेरिका जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो विकसित देश है। और कृषि श्रमिकों के प्रशिक्षण में उपयोगी वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर संसाधनों के द्वारा व्यय भी किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि मान लीजिए अगर हम
अपने विश्व में बात करते हैं लोगों की, जैसे कि अगर कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो वो इस क्षेत्र पर कैसे पहुंचे होंगे, अधिक पढ़ लिख कर, और उन्हें इसका ज्ञान जो है वो पढ़ने लिखने के बाद ही हुआ होगा। तो चलिए हम यहाँ पे 2 कहानी है जिसे हम समझते हैं और मानवीय पूंजी के बारे में जानते हैं कि यहाँ पे 2 उदाहरण दिए गए हैं 2 मित्र की कहानी, एक शकल की कहानी है और एक विलास की कहानी है। ये शकल और विलास दोनों आपस में दोस्त हैं। शकल की कहानी क्या है कि वो सोमपुर गांव में रहता है और वह 12 वर्ष का है। उसकी माँ घर का काम काज देखती है और पापा जो है वो किसी बड़े व्यापारी के यहाँ खेत में काम करते हैं। शकल जो है वो अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल भी करता है और उसके एक बड़े भाई हैं जिन्होंने मैट्रिक की परीक्षा जो है वो पास कर ली है, लेकिन फिर भी उन्हें नौकरी नहीं मिल सकी है। शकल की भी बचपन से ही पढ़ने में काफी ज्यादा रुचि रही थी, इसलिए उनके पिताजी ने उनका एडमिशन जो है किसी हाई स्कूल में करा दिया। उन्होंने भी परीक्षा पास कर ली और तत्पश्चात उनके पिताजी ने बैंक से लोन लेकर जो है उसे कंप्यूटर की डिग्री दिलवाई। शकल इससे काफी ज्यादा अच्छी तरीके से पढ़ाई कर लेने के बाद उसे इस क्षेत्र में जॉब भी मिल गया। जॉब मिलने के बाद उसके अच्छे वर्क को देखते हुए उसे प्रमोशन भी दिया गया। तो हमने क्या जाना कि अगर लोग पढ़ लिख लेते हैं तो उनकी व्यवस्था क्या होती है, अच्छी हो जाती है, अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे तरीके से कर पा रहे। जैसे कि हमने अगर शकल के परिवार के पहले के बारे में जान तो केवल उसके पापा कमाने वाले थे और घर में जो सभी लोग जो थे उनके पापा पर ही निर्भर थे। इस तरीके से जब शकल ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली तो वो घर के लिए अब अच्छे तरीके से कमा भी रहा था और उसकी स्थिति भी अच्छी थी कि अगर कोई घर में बीमार पड़ता है तो वो इलाज आसानी से उसका करा सकता है। तो हमने जाना कि किस तरीके से लोग पढ़ लिख लेते हैं, जिससे पढ़ लिख लेने के बाद हमें नौकरी अच्छी मिल जाती है और यह मानवीय विकास में तो सहायता प्रदान करती ही है, साथ साथ में देश के विकास में भी सहायता प्रदान होती है। उस तरीके से शकल ने गांव में काफी नाम रोशन कर दिया कि उस गांव में शकल ऐसा व्यक्ति था जिसने कंप्यूटर में प्रशिक्षण लेकर उसमें जॉब भी कर ली और अपने विकास में योगदान भी देता रहा। उसके घरों के लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं थी, कोई बीमार पड़ता था उनका इलाज आसानी से करवा लिया जाता। तो एक मानवीय पूंजी में शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सभी चीजें आवश्यक होती हैं, जिसमें कि हमने शकल के बारे में जाना कि उन्होंने किस तरीके से पढ़ लिख कर जो है वो मानवीय पूंजी में अपनी भागीदारी निभाई। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमने 2.1 को जब चित्र देखा तो इसमें हम देख रहे हैं कि डॉक्टर क्या कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, इंजीनियर क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग को डिजाइन कर, और दर्जी जो है वो अपने कपड़े को सिल रहे। तो ये अर्थव्यवस्था मतलब लोगों का अलग अलग काम है जिससे हम जानते हैं। ऊंच आय से न केवल अधिक शिक्षित और अधिक स्वस्थ लोगों का लाभ होता है, मतलब जो लोग पढ़े लिखे होते हैं उन्हें अच्छी नौकरी भी मिल जाती है, उससे जो इनका इनकम होता है तो लोग इनकम के जरिए अपने बच्चों को भी शिक्षित कर पाते हैं। उसके अलावा घर में लोग अगर बीमार पड़ गए तो उनकी भी इलाज वो अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो ऊंचाई से क्या होता है, शिक्षा व्यवस्था भी अच्छी होती है और लोग भी स्वस्थ होते हैं, इससे समाज का भी निर्माण होता है। उसी तरीके से भारत में जितनी विशाल जनसंख्या या हम विश्व की अगर बात करें तो इसमें बहुत सारे लोग क्या है, बेरोजगार है, जिन्हें जो है मतलब अच्छी नौकरी नहीं है, लोग पढ़ लिख नहीं पाते हैं, उनके स्वास्थ्य की स्थिति खराब हो जाती है और जो है मृत्यु नजदीक में ही हो जाती है, क्योंकि अगर उनके पास पैसे होते तो वो अपना इलाज अच्छे तरीके से कर पाते या फिर अपने परिवार के सदस्य के लोगों का भी इलाज अच्छे तरीके से कर पाते हैं। विलास एवं शकल की कहानी देखिए, हमने अभी शकल की कहानी पढ़ी थी, अब हम विलास की कहानी पढ़ेंगे। विलास जो है 11 वर्ष का एक लड़का है, शकल का ही यह मित्र है। इसकी घर की कहानी उससे थोड़ी सी अलग है। इसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी क्योंकि वो बीमार थे और इनके पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे। विलास की माँ जो है पिताजी के मर जाने के बाद सारा भार जो उन्हीं पर आ गया, तो वो मछली बेचकर जो है पैसे कमाती है और उसे दूर जाकर मतलब तालाब से मछली लेना पड़ता है और वो दिन भर में मात्र 150 रुपया कमा पाती है, जिससे कि उसके घर का भरण पोषण होता है। और विलास जो है अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करता है। उसे एक बीमारी भी है जो गठिया है, गठिया के कारण जो उसके हमेशा पैरों में दर्द रहता है, तो इलाज करवाने के बाद उसके पास पैसे नहीं है, इस कारण वो अपना इलाज नहीं करवा पाता है और इस कारण उसकी जो शिक्षा है वो भी पूरी नहीं हो पाती है। तो वो अपनी माँ के द्वारा जो कार्य किया गया उसी को संभालता है और उसी में वो आगे बढ़ता है। तो इससे हमने क्या जाना कि शकल और विलास के दोनों परिवारों में क्या अंतर है कि शकल ने नहीं पढ़ा लिखा तो उसकी आय अच्छी नहीं है, लेकिन शकल अच्छे तरीके से पढ़ ले तो इसलिए उसकी आय व्यवस्था काफी अच्छी है, वो अपने घर का भरण पोषण कर पाता है। लेकिन दूसरी तरफ हमने क्या जाना विलास की कहानी, जहाँ पे वो अपने माँ के ही काम को करता है क्योंकि उसने अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं की कि उससे शकल की तरह जो है वो अच्छी नौकरी मिल सके। तो हमने दोनों तरफ देखा कि एक तरफ अगर शिक्षा व्यवस्था न हो तो हम क्या कर सकते, अपने परिवार का भरण पोषण आसानी से नहीं कर सकते। ये थी विलास और शकल की कहानी, जिसके अनुसार हमने मानवीय पूंजी को जाना। अब यहाँ पे बोल रहा है क्या दोनों मित्रों के बीच आप कोई अंतर पाते हैं? बहुत सारे अंतर है कि शकल जो है वो पढ़ लिख कर नौकरी कर रहा है और विलास जो है वो नहीं कर पा रहा है। शकल के परिवार की स्थिति काफी ज्यादा अच्छी है और विलास के परिवार की स्थिति जो है वो अच्छी
नहीं है उतनी, क्योंकि उसने पढ़ाई लिखाई नहीं की और वो बीमारी से भी ग्रस्त है। बीमारी से ग्रस्त होने के कारण उसके पास इलाज कराने के लिए भी पैसे नहीं है। तो बहुत सारे अंतरों को हमने जाना। आपसे पूछा जा रहा है पास के किसी गांव या झुग्गी इलाके में जाए और अपनी उम्र के किसी लड़के या लड़की का अध्ययन करें और यह बताएं कि जो विलास या शकल जैसी परिस्थिति का सामना कर। आपके आसपास में या आपके मित्रों में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके परिवार की स्थिति अच्छी नहीं होती है, तो वहाँ लोग पढ़े लिखे नहीं होते। क्योंकि एक बात यह भी है कि अगर लोग पढ़े लिखे होते हैं, उनके माँ बाप पढ़े लिखे होते हैं, तो वो बच्चों पर ध्यान देते हैं कि हमारे बच्चे भी पढ़ लिख ले। तो हमने यहाँ पे दोनों व्यक्तियों का अध्ययन किया और देखा कि शकल स्कूल जाता था जबकि विलास स्कूल नहीं जाता था। शकल जो है वो शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट था, लेकिन विलास जो है वो रोगी था, गठिया का। डॉक्टर के पास जाने के लिए शकल के पास पैसे थे, लेकिन विलास के पास जो वो पैसे नहीं थे। शकल ने कंप्यूटर में डिग्री प्राप्त कर ली थी जिससे उसे अच्छी नौकरी मिल गई थी, लेकिन वही विलास ने पढ़ाई लिखाई नहीं की थी, इसलिए वो अपने माँ के ही कार्यों को क्या कर रहा था, आगे बढ़ा रहा था। अगर शकल भी पढ़ लिख लेता तो वो भी विलास की तरह जो है अच्छा कार्य कर पाता। हमने जाना कि अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है तो उसके बच्चे भी क्या होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, क्योंकि माँ बाप जो है उसे पढ़ाने लिखाने का प्रयत्न करते हैं, उसे स्कूल भेजते हैं, अच्छी शिक्षा दिलवाते हैं। क्योंकि अशिक्षा से क्या होता है, अस्वच्छता और सुविधा वंचित स्थिति में रहने वाले माँ बाप एक दूसरे दुष्चक्र का सृजन कर लेते हैं। मतलब माँ बाप जो है बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते, जिन कारण उनकी शिक्षा पूरी नहीं हो पाती और इस तरीके से बहुत सारी सुविधाओं से वो वंचित रह जाते हैं। अगर हम जापान जैसे देश की बात करें तो वहाँ पे मानव संसाधन पर निवेश किया गया। उनके पास बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन नहीं है जैसे हमारे पास है, वैसे वहाँ प्राकृतिक संसाधन नहीं है, लेकिन फिर भी वह विकसित और धनी देश है। तो उसमें इतने सुधार कैसे आएंगे, वो कैसे धनी और विकसित बना होगा। तो विशेष रूप से उन्होंने शिक्षा पे ध्यान दिया। जापान के सभी लोग जो है उनकी शिक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा अच्छी होती है। उन लोगों ने भूमि और पूंजी जैसे संसाधनों का कुशल उपयोग किया है। इन लोगों ने जो कुशलता और प्रौद्योगिकी विकसित की, उसी से देश धनी और विकसित बन पाया है। देखिए जैसे कि अगर हम प्राचीन समय में भारत की बात करें ना, तो भारत में भी कोई उन्नत किस्म नहीं था जैसे कि कृषि करने का। तो धीरे धीरे जब उन्हें हरित क्रांति का ज्ञान हुआ तो उन्हें उन्नत किस्म का ज्ञान होने लगा। उसके बाद प्रौद्योगिकीकरण के कारण जैसे वो पहले ट्रैक्टर से हल नहीं जोता करता था, वो खेत में केवल लकड़ी या लोहे के हल से खेत जोते थे, लेकिन ट्रैक्टर के आ जाने के बाद उनका काम जो है वो घंटों से मिनटों में आसानी से हो गया। तो लोग अगर पढ़े लिखे होते हैं तो आसानी से ज्ञान प्राप्त करके उस चीजों को प्रयोग जो है अपनी सुविधा के अनुसार करते हैं, उससे समय की भी बचत है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए एक चित्र दिखाया जा रहा है, यहाँ पे ट्रैक्टर से खेती की जा रही है, बहुत सारे फैक्ट्रियां हैं और यहाँ पे नाव के द्वारा जो व्यापार व्यवसाय किया जा रहा है। यह जो उदाहरण है, इस चित्र के आधार पर क्रियाकलाप को 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत कर सकते हैं। हमने जाना कि किस तरीके से लोग विकसित हो जाने के बाद जो है उनकी स्थिति में किस तरीके से सुधार भी आता है। हमने प्राथमिक उत्पादक का उपभोग और प्रसंस्करण तथा अचल संपत्तियों का स्वलेखा उत्पादन भी किया। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अपने निवास के क्षेत्र के निकट किसी गांव या कॉलोनी में जाएं और व्यवस्था अथवा कॉलोनी के द्वारा लोगों में किए जाने वाले विभिन्न क्रियाकलापों को लिखें। जैसे आप अगर किसी मोहल्ले में रहते होंगे या किसी कॉलोनी में रहते होंगे तो वहाँ के प्रत्येक व्यक्ति से पूछे कि वे अपना कार्य किस प्रकार करते हैं, किस तरीके से रहते हैं। आपको सभी के रहन सहन में काफी ज्यादा अंतर दिखाई देगा। जिस तरीके से हमने विलास और शकल की कहानी पढ़ी थी, उसी तरीके से लोग भी आपको जो है आपके मोहल्ले और कॉलोनी में दिखेंगे कि कौन व्यक्ति क्या काम करता है। जैसे कि हमने देखा था कि शकल की माँ शुरू में खाना पकाती थी, बर्तन साफ करती थी और कपड़े धोती थी और घर की सफाई भी करती थी और अपने बच्चों की देखभाल भी करती थी। लेकिन शकल की स्थिति जब अच्छी हो गई तो उसके परिवार की भी स्थिति अच्छी हो गई। वहीं जो है शीला परिवार के पालन पोषण के लिए जो सेवाएं प्रदान करती थी उसे कोई भुगतान नहीं किया जाता। जैसे कि महिला के घरेलू कार्य होते हैं उनके लिए उन्हें कोई भुगतान नहीं दिया जाता। उनका जो कार्य होता है वो सकल घरेलू उत्पादन के जरिए नहीं गिना जाता। जो पुरुष बाहर जाकर कमाते हैं उनको ही सकल घरेलू उत्पादन के नाम पे जाना था, उसे ही राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है। और विलास की माँ जो थी वो मछली बेचकर अपना व्यवसाय चलाती थी, तो महिलाओं में उनकी सेवाओं के लिए भुगतान किया जाता था। वे श्रम बाजार में प्रवेश कर गई थी और उसी के अनुसार पुरुष सहयोगी की तरह उनकी आय शिक्षा और कौशल के आधार पर निर्धारित की जाती है। तो हमने जाना कि जो घरेलू कार्य होते हैं उनको सकल राष्ट्रीय उत्पादन के क्षेत्र में नहीं रखा जाता है। और शिक्षा व्यक्ति के उपलब्ध आर्थिक अवसरों के बेहतर उपयोग में सहायता करती है। शिक्षा और कौशल बाजार में किसी व्यक्ति की आय का प्रमुख निर्धारण। अधिकांश महिलाओं के पास बहुत कम शिक्षा और निम्न कौशल स्तर है। पुरुष की अपेक्षा जो है वो महिलाएं कम शिक्षित होती हैं, ये पारिश्रमिक भी कम करती हैं, क्योंकि पुरुष स्वभाव से ही क्या होते हैं कि उन्हें बाहर का काम सौंपा जाता है तो उनके द्वारा बाहर के काम किया जाता है। महिलाओं के द्वारा जो है वो घर के ही काम किया जाता है, बच्चों की देखभाल की जाती है और घर के ही कार्यों को उन्हें सौंपा जाता है। इसी तरीके से अगर हमारी सोच बदल दी जाए, आज जैसे महिलाएं और पुरुष साथ साथ कार्य करते हैं, शिक्षा व्यवस्था
प्राप्त करते हैं और तत्पश्चात जो है वो विकास की भागीदारी में महिला और पुरुष जो है वो दोनों सहयोग और साथ देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अपनी बहन या साथ पढ़े किसी सहपाठी से प्रश्न पूछे कि वो क्या बनना चाहती है, तो आपको पता चलेगा कि महिलाओं का भी जीवन पुरुषों की ही भांति होता है। वो भी शिक्षा व्यवस्था ग्रहण करना चाहती हैं और समाज में योगदान भी देना चाहती है। जनसंख्या की गुणवत्ता क्या होती है? जनसंख्या की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? साक्षरता यानी कि पढ़े लिखे लोगों पर, जीवन की प्रत्याशा के निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। कहने का अर्थ है कि अगर लोग पढ़े लिखे होते हैं तो अपनी स्वास्थ्य सेवा भी क्या करते हैं? सुदृढ़ कर लेते हैं। और एक तरफ अगर लोग नहीं पढ़े लिखे होते हैं तो उनकी स्वास्थ्य सुविधा भी क्या होती है? अच्छी नहीं होती है। तो साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या क्या होती है? हमारी परिसंपत्तियां होती है, जिसके कुछ मुख्य उदाहरण हैं। शिक्षा जो है वो व्यक्ति के जीवन का एक अहम पहलू है। अपने जीवन में आरंभिक वर्षों में सकल की शिक्षा के बाद वर्षों में लोग अच्छी नौकरी कर पाते हैं, क्योंकि अगर हम अच्छे से पढ़ लिख लेंगे तो ही हमें जो है नौकरी अच्छी मिल सकेगी और हम अपने परिवार का विकास भी कर सकेंगे। इसलिए पढ़ना जो है वो अत्यंत ही आवश्यक होता है। व्यक्ति एक सकारात्मक परिसंपत्ति और एक कीमती राष्ट्रीय संसाधन है। जैसे हर व्यक्ति जन्म लेता है तो उसके जन्म का कुछ न कुछ उद्देश्य अवश्य होता है। जैसे बड़ी सहजता से, गतिशीलता और सावधानी पूर्वक संयोजने, पोषित करने तथा विकसित करने की आवश्यकता। प्रत्येक व्यक्ति का विकास समस्याओं और आवश्यकताओं की एक भिन्न श्रृंखला है। कहने का अर्थ यह है कि अगर व्यक्ति का जन्म होता है तो उसे अच्छे तरीके से पढ़ लिख लेना चाहिए ताकि वो विकास में भागीदारी निभा सके। अगर वही जो अशिक्षित लोग होते हैं वो विकास में बहुत भागीदारी नहीं दे पाते। अगर हम शिक्षित होते हैं तो हम जो भी कार्य करते हैं वो बुद्धि के बल पर करते हैं। अगर हम अशिक्षित होते हैं तो हमें शारीरिक बल का प्रयोग करना पड़ता है। तो दोनों चीजें अलग अलग है। देखिए यहाँ पे विद्यालय के एक छात्र छात्रा का इमेज दिया हुआ है जो कि आपको दिख रहा होगा। उससे यह पता चलता है कि पढ़े लिखे लोग जो भी होते हैं और शिक्षा ग्रहण करने वाले वो अशिक्षित के मुकाबले काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। रहने सहने का ढंग हो गया या खान पान हो गया या स्वच्छता हो गई या स्वास्थ्य हो गया। प्रशासन की कार्य व्यवस्था की क्षमता, प्राथमिक विद्या शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच, धारणा, गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान किया गया और इस मामले में लड़कियों पर अब विशेष ध्यान दिया जा रहा है पहले के मुकाबले, क्योंकि लड़कियां भी शिक्षा ग्रहण करना चाहती है। बहुत सारे विद्यालय खोले गए जैसे कि नवोदय विद्यालय वगैरह होते हैं कि बच्चे एंट्रेंस वगैरह पास कर जो है उसमें मुफ्त में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। बड़ी संख्या में हाई स्कूल को भी स्थापित किया गया है कि लड़के और लड़कियां जो है वो शिक्षा ग्रहण कर सके। अब पहले के मुकाबले जो स्त्रियां शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाती थी और बहुत सारे रोक टोक होते थे, अब इन परिस्थिति को बदल दिया गया है। अब पुरुषों के साथ साथ जो है स्त्रियां भी शिक्षा ग्रहण करती है। जिस तरीके से हमारे यहाँ FYP के कहने का अर्थ है 5 years प्लान, जो कि अब बहुत ज्यादा बदल गया है। जिसे हम चलिए देखते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना जब भारत में हुई थी तो इस पे शिक्षा में 151 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना हुई तो 3766.90 करोड़ रुपए जो है खर्च किए गए। फिर सकल घरेलू उत्पादन में प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर 1951-52 में 0.64% किया गया। फिर 2015-16 में यही बढ़ाकर 3% और बढ़ा दिया गया। और केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के दस्तावेज भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बजटीय अनुमान 2017 से 18 में यह घटकर 2.7% बताया गया। इससे साक्षरता दर जो है 1951 में बढ़कर कितनी हो गई? 18%। और 2011 में यह 74% हो गई। साक्षरता प्रत्येक नागरिक का न केवल अधिकार है बल्कि नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन करने और अपने अधिकारों का ठीक प्रकार से लाभ उठाने के लिए अनिवार्य भी है। मतलब शिक्षा व्यवस्था होना काफी ज्यादा अच्छी बात है। लोग निरक्षर नहीं होकर साक्षर बने। अगर वे साक्षर बनते हैं तो उन्हें मानवीय अधिकारों का पता चलेगा। अगर वे निरक्षर होते हैं तो अपने अधिकारों से वंचित हो जाते हैं। तो अगर हम शिक्षित होंगे, हम पढ़ेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? अपने अधिकारों के बारे में जान सकते हैं कि हमारे क्या क्या अधिकार हैं। यहाँ पे एक क्रियाकलाप दिया है, अपने विद्यालय या अपने आस पड़ोस में सह शिक्षा विद्यालय में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों की गणना करें। अपने स्कूल में प्रशासक से कहें कि वे आपके लड़के और लड़कियों की संख्या के आंकड़े उपलब्ध कराएं। अगर उनमें से कोई अंतर है तो उसका अध्ययन करो, कक्षा में उसका कारण भी समझाएं। जैसे कि चलिए यहाँ पे हमने जाना कि शिक्षा जो है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है और धीरे धीरे महिलाओं की अपेक्षा पुरुष में भी साक्षरता दर जो है वो काफी ज्यादा अधिक हुई है, जो कि 16.6% है। और ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो है, ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ी शिक्षा व्यवस्था कमजोर है, वहीं जो नगरीय इलाके हैं वहाँ पे शिक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा अच्छी है। 2011 में केरल में कुछ जिलों में साक्षरता दर जो है वो 94% है। यहाँ पे पुरुष और महिलाएं दोनों काफी ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। हमारे पूरे भारत में केरल सबसे ज्यादा अच्छा इलाका है जहाँ पे आपको अधिक शिक्षित लोग मिलेंगे। 2015-16 में प्राथमिक स्कूल प्रणाली में 8.41 लाख से भी ज्यादा अधिक गाँव में फैली है। अब स्कूलों में भी जो है अब बहुत सारे गांव में छोटे छोटे प्राथमिक और उच्च विद्यालय बनाए जा रहे हैं। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है
शिक्षा को मुफ्त कर दिया गया है ताकि सबको शिक्षा प्रदान किया जा सके। इस क्षेत्र में सरकार ने बहुत सारे नियम बनाए हैं, जिसमें कि सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण मतलब कार्य है सरकार के द्वारा किया गया। प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करें, जिसके अनुसार जो है प्रत्येक 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दी जानी अनिवार्य है मुफ्त में। इसके अलावा जो है बच्चों को स्कूल में लंबे समय तक बनाए रखने के लिए जो है दोपहर के भोजन को भी लागू किया गया है, ताकि बच्चे जो है एक पहर के बाद चले ना जाए, क्योंकि बहुत सारे जब डाटा को देखा गया तो उसके अंतर्गत जो बच्चे हैं वे चले जाते थे, मतलब ठीक से जो है पढ़ाई लिखाई वे नहीं कर पाते थे। तो अब इन सारे चीजों को जोड़ देने के बाद जो है बच्चों की उपस्थिति बनाए रखने के लिए दोपहर के भोजन और प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य को जो है अब बढ़ा दिया गया है। और 12वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार जो 18 से 23 वर्ग आयु के वर्ग में नामांकन 25.2% तक की वृद्धि हुई है। 2017-18 में यही वृद्धि 30% बढ़ी और 20 से 2021 तक इसे प्रयास किया गया लागू करने का। अब तक जो है 26% वृद्धि हो चुकी है। इसकी गुणवत्ता राज्यों के लिए विशेष पाठ्यक्रम परिवर्तन को स्वीकार किया गया। अब जो है इसमें राज्य सरकार केंद्र सरकार जो है दोनों रूप से सहयोगी देती हैं और सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग में जाल बिछाने पर केंद्रित है। योजना दूरस्थ शिक्षा, औपचारिक और अनौपचारिक दूरस्थ तथा संचार प्रौद्योगिकी शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों के अभिसरण भी केंद्रित है। मतलब अपने आसपास में जो भी किसी क्षेत्र में विद्यालय आते हैं तो उनकी भाषा के आधार पर भी विद्यालय को खोलने का प्रावधान है। 50 वर्षों में यह देखा जा रहा है कि उस शिक्षा जो है देने वाले शिक्षण संस्थान तथा विश्वविद्यालय की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 1951 से 2015-16 के बीच कॉलेज तथा विश्वविद्यालय में काफी ज्यादा वृद्धि हुई है। और छात्रों के नामांकन में सारणी में भर्ती में देखिए 2.1 में एक आंकड़े दिए गए, जिसे हम देख के समझते हैं कि 1950 से 51 में देखिए 750 है और विश्वविद्यालयों की संख्या 30 थी। और यह जो है विद्यार्थियों की संख्या 2,63,000 है और शिक्षक जो है वो 24,000। आप इनको देख सकते हैं और देखकर समझ सकते हैं कि किस तरीके से इन आंकड़ों के हिसाब से विश्वविद्यालयों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है। 2018-19 का आंकड़ा है, 2020 का आंकड़ा जो है अब और भी आगे बढ़ चला है। तो हमने देखा कि किस तरीके से 2.1 में जो सारणी दी गई है इसमें विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है और साथ साथ कॉलेजों की भी संख्या बढ़ी है। क्या आप सोचते हैं कि हमें विश्वविद्यालयों की संख्या और बढ़ानी चाहिए? अगर लोग रुचि लेते हैं और शिक्षार्थियों की संख्या बढ़ती है तो हमें विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ानी भी चाहिए। 1950-51 से 1998-99 तक शिक्षकों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है आप इसे देख सकते हैं और इसे घटाकर भी निकाल सकते हैं कि 1950-91 से लेकर जो है और 1998-99 तक शिक्षकों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है। भावी महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों के बारे में आपका क्या विचार है कि किस तरीके से विद्यालय होने चाहिए, उसमें कैसे शिक्षक होने चाहिए और छात्रों में किस तरीके से बढ़ोतरी हो सके उस पर शिक्षक को ध्यान किस प्रकार से देना चाहिए। स्वास्थ्य भी एक आवश्यक, मतलब जिस तरीके से शिक्षा एक आवश्यक पहलू उस तरीके से स्वास्थ्य भी आवश्यक पहलू है। जैसे कि महात्मा गांधी का यह विचार था कि हमारे स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ बुद्धि का विकास होता है, तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्वास्थ्य का भी होना आवश्यक है। फर्म का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना है। क्या आप सोचते हैं कि कोई भी फर्म ऐसे व्यक्ति को रोजगार देने के लिए प्रेरित होगी जो खराब स्वास्थ्य के कारण अस्वस्थ नागरिकों के कार्य के बराबर कार्य नहीं कर पाए? अगर हम बीमार रहेंगे तो हम मान लीजिए बच्चे हैं तो बीमार रहने के कारण हम स्कूल प्रतिदिन नहीं जा पाएंगे और अपने कार्य पे भी नहीं जा पाएंगे। इसलिए कार्य के लिए और शिक्षा के लिए स्वास्थ्य जो है वो अति आवश्यक है। किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य जो है उसकी क्षमता को प्राप्त करने में, बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। ऐसा कोई भी अस्वस्थ स्त्री पुरुष संगठन के समग्र विकास में अपने योगदान को अधिकतम करने में सक्षम नहीं होगा। वास्तव में स्वास्थ्य अपना कल्याण करने का एक अपरिहार्य कार्य है, इसलिए जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारना आवश्यक है, क्योंकि हमारे देश की जो स्वास्थ्य स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ पर जितनी ज्यादा जन्म दर होती है उतनी ज्यादा मृत्यु भी काफी होती है, जिसके अनुसार जो है चिकित्सा में कमी है, काफी ज्यादा शिक्षा व्यवस्था में भी कमी है, क्योंकि अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो ही हम प्रतिदिन काम कर सकते हैं और प्रतिदिन विद्यालय भी जा सकते हैं। इसलिए हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार जनसंख्या में अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों पर विशेष ध्यान देना होगा। उनकी स्वास्थ्य सेवा परिवार कल्याणक्रम बनाने होंगे, जिसमें कि परिवार कल्याणक्रम के अंतर्गत जैसे बच्चे दो ही अच्छे, आपने इस प्रक्रिया को सुना होगा, इस वाक्य को भी सुना होगा, जिसके आधार पर मान लीजिए किसी परिवार में बहुत सारे बच्चे हैं तो माँ बाप उनका पालन पोषण सही ढंग से नहीं कर पाता, इसलिए बच्चे अगर दो होंगे तो हम उनके सारी सुविधाओं का ख्याल रख सकेंगे, उनकी शिक्षा व्यवस्था को भी अच्छे तरीके से रख पाएंगे और उनको पढ़ने लिखने में भी हम बहुत सारी सुविधा प्रदान कर पाएंगे और भविष्य में उनके जो भी स्वप्न होंगे उनको भी पूरा हम कर सकेंगे। इस तरीके से अगर एक परिवार में बहुत सारे बच्चे होते हैं तो माँ बाप सभी बच्चों की आवश्यकता नहीं पूरी कर पाते हैं, कुछ बच्चे बन जाते हैं और कुछ बच्चे जो है वो पूर्ण तरीके से बन नहीं पाते, उनके स्वप्न जो है वो पूरे नहीं हो पाते हैं, पैसों की कमी के कारण, नौकरी की कमी के कारण या फिर स्वास्थ्य की स्थिति।
तो हमने जाना कि किस तरीके से परिवार कल्याणकरण बनाकर और जो है राष्ट्रीय सेवाओं पर ध्यान देकर, स्वास्थ्य व्यवस्था में ध्यान देकर, शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करके हम क्या कर सकते हैं, तो मानवीय पूंजी को विकसित कर सकते हैं। 5 दशकों में जो है भारत ने सरकारी और निजी में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेवाओं के लिए अपेक्षित एक विस्तृत स्वास्थ्य आधारित संरचना की जनशक्ति का भी निर्माण किया। जैसे कि यहाँ पे अब जो है लोग बहुत ज्यादा शिक्षित हो चुके हैं, जिसके कारण जो है शिशु मृत्यु दर अब काफी ज्यादा घट गई है। पहले 2014 में 68.3 वर्ष ही अधिक हो गई है। यह बढ़कर जीवन प्रत्याशा, मतलब अब जीवन जो है वो आगे बढ़ चला है। मृत्यु दर यहाँ पे कम हो गई। 1951 में 147 से घटकर 2016 में यह 34 पर आ गई। इस अवधि में अशोधित जन्म दर जो है 20.4 और मृत्यु दर जो है 6.4 पे आ गई। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि और शिशु की देखभाल में सुधार देश के आत्मविश्वास को भावी प्रगति के साथ आंकने के लिए उपयोगी है। आयु में वृद्धि आत्मविश्वास के साथ जीवन की उत्तम गुणवत्ता का सूचक है। शिशुओं की संक्रमण की रक्षा के लिए माताओं के साथ बच्चों की देखभाल और पोषण सुनिश्चित करने से शिशु मृत्यु दर घट जाती है, क्योंकि अगर हम माता का पोषण करेंगे, मतलब माता की देखभाल करेंगे, तो शिशु भी क्या होंगे, स्वस्थ होंगे। यहाँ पे देखिए स्वास्थ्य की जांच के लिए एक पंक्ति में बच्चे खड़े हैं, जिनमें सभी बच्चों का स्वास्थ्य देखा जा रहा है कि वो स्वस्थ है कि नहीं। हम भी अपने विद्यालय में बहुत सारे बच्चों को देखते होंगे जिनकी स्वास्थ्य में स्थिति अच्छी नहीं होती होगी और उनका पढ़ने में भी मन नहीं लग सकता है। इसलिए पढ़ाई लिखाई के लिए, चाहे कार्य करने के लिए हमारे लिए स्वास्थ्य जो है वो अति आवश्यक है। तो अब यह वीडियो का पार्ट 1 था, इसे यहीं पे अब समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें और इसे अपने दोस्तों में भी से अधिक